Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। In this session हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट। तो अब हम देख रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट 1990s ऑनवर्ड, ठीक है। यानी कि अब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है अपने थर्ड फेज के अंदर एंटर कर चुका है and third phase will be completely dominated by the Gandhian ideology। तो फिर हमने यहाँ पे लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि किस तरह से गांधी जी जो है वो 1920s के अंदर एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। क्या ऐसी चीज़ें या क्या ऐसे इंसिडेंट हुए जिनने गांधी जी की थिंकिंग जो है वो बदल दी, गांधी जी का एटीट्यूड है वो चेंज हो गया टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार वापस हम यहाँ देखते हैं कि गांधी जी का एटीट्यूड जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जो पहले रिस्पॉन्सिव कॉरपोरेशन था वो अब चेंज हो चुका है किसके अंदर, नॉन कॉरपोरेशन के अंदर। और इन चीज़ों के लिए जो चीज़ें क्रूशियल रोल प्ले करती है या इनके जो कॉजेज होते हैं कि जो इंसिडेंट ऐसे हुए जिनके कारण गांधी जी का जो एटीट्यूड है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो वो होते हैं मेन पास्ट के अंदर अगर हम देखें तो एक्ट ऑफ 1919, जिसके अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कह सकते हैं हम इसे। एक्ट ऑफ 1919 का मेजर रोल होता है यहाँ पे, जिसके अंदर सिर्फ शेडो पावर ट्रांसफर की जाती है इंडियंस को। जस्ट इंडियंस को जो है वो अपीज किया जाता है कि हम तुम्हें जो सेल्फ रूल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं की गई थी। जितने भी जो मेजर या कंट्रोल करने वाले सब्जेक्ट्स थे वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर रख दिए गए थे, और बाकी जिसके अंदर जिन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन मेकिंग पावर दी गई थी उन्हें इंडियंस को उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर रख दिया। लेकिन उसके अंदर भी वापस क्या इम्पोज हो, मतलब इस सिस्टम के थ्रू डायरकी एस्टेब्लिश की गई, यानी रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो स्टेट सब्जेक्ट है उनको रख देना और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर रख देना। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे उनके ऊपर इंडियंस जो है वो लॉ मेकिंग कर सकते थे, है ना। तो इससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स भी ऐसे दे दिए गए जिसके अंदर मतलब आप लॉ मेकिंग पावर तो प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन आपको जो क्रूशियल या जो इम्पोर्टेंट स्टेट सब्जेक्ट थे वो प्रोवाइड नहीं किए गए। तो इससे जो है एक शेडो वी कैन से कि पावर जो है वो ट्रांसफर किया गया है ना, जस्ट टू अपीज मॉडरेट्स और अदर नेशनलिस्ट। लेकिन एक्ट ऑफ 1919 के पास करने के साथ ही इसको या फिर मतलब न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट करने के साथ ही साथ क्या है, गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव मेजर भी अपनाया, जिसका रिजल्ट है रॉलेट एक्ट का पास होना, है ना, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना। 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट पास होता है, जिसके अंदर किसी भी तरह की अगर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज करता हुआ कोई भी संदिग्ध पाया जाता है ना, सस्पिशियस पाया जाता है, तो उसको सिर्फ सस्पिशियस के बेस पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, विदाउट एनी ट्रायल उसको इम्प्रिजनमेंट किया जाता था। जिससे कारण जो मतलब हेबियस कॉर्पस जैसा जो प्रिंसिपल रूल है, हेबियस कॉर्पस, वो सस्पेंड कर दी गई थी इस रूल के अंदर। तो रॉलेट एक्ट का पूरे देश भर में गांधी जी की लीडरशिप के अंदर जगह जगह पे मास स्ट्राइक भी हुई, है ना। गांधी जी अगर फर्स्ट मास स्ट्राइक कहे कि गांधी जी ने कब लॉन्च की, तो वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 1919 के अंदर फर्स्ट मास स्ट्राइक उन्होंने परफॉर्म की। और उसी का रिजल्ट निकलता है जब एक मास ऐसी ही एक मास स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेट की जा रही थी या एग्जीक्यूट की जा रही थी पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर, और वहां पे जो है जनरल डायर एक पीसफुल जो मास एजिटेशन चल रहा था, मास स्ट्राइक चल रही थी, उसके ऊपर फायरिंग का आदेश दिया जाता है, जिसके अंदर कई जो नेशनलिस्ट थे या जो लोग थे, आम जनता जो मास स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी, वो यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेकर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में होता है। और इन सब के कारण गांधी जी का एटीट्यूड जो है या गांधी जी की जो थिंकिंग है वो कम्प्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चेंज हो जाती है। पहले वो समझते हैं कि नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट प्रोग्रेसिव इन नेचर है एंड एक ना एक दिन ग्रेजुअल तरीके से भी वो हमें सेल्फ रूल जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर हम उनके साथ रेस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन का एटीट्यूड अपनाए हुए रहते हैं। लेकिन ये जब सब इंसिडेंट हुए, जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह से विलिंग नहीं है टू ट्रांसफर द पावर टू इंडियंस। तो फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो गया,
These all incident play a crucial role in the changing attitude of Gandhi's toward the British government. ठीक है, तो यहाँ से रिस्पॉन्सिव कॉरपोरेशन की जगह अब गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नॉन कॉरपोरेशन की पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया है। तो अब हमने ये सब देख लिया कि किस तरह से 1920 में गांधी जी ने स्टेप लिया एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट क्या निकलता है? जो अलाइज पावर होते हैं, अलाइज पावर में क्या होता है? यूके, यूएस, रशिया, जापान, इटली, ये सारे अलाइज पावर थे। ठीक है, ये इनकी हो जाती है विक्ट्री, दे एमर्ज ऐसे विक्टोरियस। और सेंट्रल पावर दूसरी तरफ इनके ओपोनेंट, जिनके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन जो स्टेट था वो, और आपका ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर या मॉडर्न टर्की कह दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था तब अलाइज पावर यानी बेसिकली यूके के द्वारा अपनी कॉलोनी से ये वादा किया गया था कि ये वॉर जो है हम लड़ रहे हैं टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड इरेडिकेट ऑल काइंड ऑफ कोलोनियलिज्म। यानी कि डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा है। तो इस होप में हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे कोऑपरेट करना शुरू किया। हमने देखा किस तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया। लोकमान्य तिलक ने भी इनको कहा कि नहीं, ब्रिटिश जो है वो अपने जो कांग्रेस के सेशन होते हैं उनमें कहा कि नहीं, ब्रिटिश इस वॉर के अंदर विक्टोरियस होने चाहिए, क्योंकि उनको ये होप थी कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए अगर लड़ा जा रहा है तो जब वर्ल्ड वॉर अगर यूके जीतता है तो ऑब्वियसली जो इंडिया की डिमांड है डोमिनियन स्टेटस का, स्टेट का स्टेटस उसे प्रोवाइड करवाना और जो सेल्फ रूल है उसका जो इशू है उसको एड्रेस किया जाएगा बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस वजह से इस होप के अंदर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हो जाता है और अलाइज पावर विक्टोरियस हो जाते हैं तो अगेन उनकी जो पॉलिसी थी या जो वीकेंड से जो प्रोमिसेस थे वो चेंज हो जाते हैं, है ना। एक तरफ तो उन्हें कहा गया था कि हम डेमोक्रेसी की स्थापना कर रहे हैं, और एक बात हाँ, इंडियन मुस्लिम लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए उन्हें ये कहा था कि अगर इन केस अगर हम जीत जाते हैं और सेंट्रल पावर का जो ऑटोमन एम्पायर है वो हार जाता है तो हम ऑटोमन एम्पायर की जो प्रेस्टीज है उसको हम डिसॉल्व नहीं करेंगे। यानी कि जो वहां का कैलिफ है, कैलिफ मतलब रिलीजियस हेड, सुल्तान, जो टर्की का सुल्तान था वो कैलिफ कहलाता था, टर्की का सुल्तान कैलिफ कहलाता था। और वो कैलिफ जो है एक तरह से ऑल जितने भी सुन्नी मुसलमान थे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड उनका रिलीजियस हेड के रूप में होता था। दो ये पावर कभी रियल फॉर्म के अंदर एग्जीक्यूट नहीं की गई थी एज अ रिलीजियस हेड, लेकिन ऐसा माना जाता था कि वो जो है पूरे जितने भी सुन्नी मुसलमान है ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन इन इंडिया उनका वो रिलीजियस हेड है। तो इंडियन मुस्लिम जो है इसके जो कैलिफ है उससे सिंपैथी रखते हैं, उसकी पावर और प्रेस्टीज को वो सिक्योर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर अलाइज पावर जो जीतते हैं तो वो करते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर के पास जितनी भी इनकी टेरिटोरियल एक्सटेंशन था उनका वो रिड्यूस करना शुरू करते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन करना, डिसमेंबरमेंट करना शुरू करते हैं और इनको आपस में बांटना शुरू कर देते हैं। यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर की जहां जहां टेरिटरी थी उनको ये क्या करना शुरू करते हैं, डिसमेंबरमेंट करना शुरू यानी डिसइंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से इशू अराइज होता है ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन से, और उसी से निकलता है आपका खिलाफत इशू। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको।
तो अलाइज पावर में ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। कैलिफ का जो पद था उसको डिसॉल्व करने की या जो सुल्तान था टर्की का उसको अपने पद से डेजिग्नेशन से डिप्राइव करने की कोशिश की जाती है। तो इसके कारण जो इंडियन मुस्लिम अपने रिलीजियस हेड या जो टर्की का सुल्तान है उससे जो सिंपैथी रखते थे वो इंडिया के अंदर खिलाफत इश्यू जो है वो अराइज करते हैं। यानी कि ऑटोमन एम्पायर के टर्की के सुल्तान के लिए जिसको यहाँ पे कैलिफ कहते हैं, खलीफा है ना, कैलिफ इंग्लिश में कैलिफ कह दो, हिंदी में कहते हैं खलीफा। तो यहाँ पे जो कैलिफ है उसके लिए उसके प्रेस्टीज को, उसके जो पद है, डेजिग्नेशन है, उसको उस चीज को सिक्योर करने के लिए इंडिया के अंदर जो सुन्नी मुसलमान है उनके द्वारा खिलाफत मूवमेंट चलाया जाता है। खिलाफत का उर्दू में तो खिलाफत कहते हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग है नॉन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो खिलाफत इश्यू का ये मेन कारण रहता है ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन। क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले तो यूके ने हमसे, मतलब ब्रिटेन ने यहाँ के मुसलमानों से ये वादा किया कि कैलिफ के जो डेजिग्नेशन है या उसकी जो प्रेस्टीज है उससे उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, कैलिफ का जो पद है वो सिक्योर रखा जाएगा और उसका जो ऑटोमन एम्पायर है उसका डिसइंटीग्रेशन या डिसमेंबरमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे ही खत्म हो जाता है तो उनका यूके का एटीट्यूड जो है टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब इंडिया के मुसलमानों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। उसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया, है ना। इंडियन मुस्लिम्स जो थे उन्होंने यहाँ पे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया और इस चीज का मतलब इस इश्यू को ध्यान में रखते हुए तिलक और गांधी जी दोनों ने ही इस चीज को एड्रेस किया कि ये एक अच्छा मौका है वापस हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिस्टोर करने का, या जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का ये एक और अच्छा मौका है। ठीक है, तो गांधी जी ने भी इस मौके का मतलब एडवांटेज लेना शुरू किया। तिलक ने भी गांधी जी को सपोर्ट किया और गांधी जी जो है वो इस खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर के रूप में एमर्ज होते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने अपने सेशन के अंदर, कलकत्ता सेशन के अंदर ये रिजोल्यूशन पास किया कि हम जो है खिलाफत इश्यू को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है वो इंडियन मुस्लिम के साथ आ जाते हैं और मिलके यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स है ना, इंडियन मुस्लिम प्लस कांग्रेस वापस हैंड ज्वाइन करते हैं और उनके साथ आ जाते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं इन इंडिया। तो अब यहाँ पे पैरेलली है ना 1920 के अंदर इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है उसका गठन किया जाता है और पैरेलली गांधी जी भी जो है अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, इन सब के खिलाफ जो है नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी जो है यहाँ पे खिलाफत इश्यू को भी सपोर्ट करते हैं और जो रॉन्ग हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर और बिकॉज ऑफ द रॉलेट एक्ट की, गांधी जी का ये कहना था कि जब तक गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट को अबॉलिश नहीं कर देती है ना, वापस नहीं ले लेती, जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर जो रॉन्ग हुआ है उसको एड्रेस करके उसको लोगों को जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर देती है ना। जो जनरल डायर को हंटर कमीशन ने यहाँ पे क्लीन चिट दे दी थी जलियांवाला बाग मैसेकर के जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उस घटना का, उस इंसिडेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए हंटर कमीशन की गठन की थी, लेकिन हंटर कमीशन ने जो है जनरल डायर को पार्शियली क्लीन चिट दे दी गई। इस वजह से यहाँ पे जो रॉन्ग हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर पंजाब के अंदर, उसके अगेंस्ट गांधी जी का अभी भी ग्रीवेंसेस था और वो चाहते थे कि इस चीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करे और जस्टिस प्रोवाइड करवाए जो रॉन्ग यहाँ पे लोगों के साथ हुआ था। जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था, पीसफुल पब्लिक के ऊपर किस तरह से उन्होंने गोलियां चलाई, तो ये एक जो कॉलोनियल पावर है उसका एक
टायरेनिकल फेस देखने को आपको जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर देखने को मिलता है। तो रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए गांधी जी की डिमांड थी। जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर जो रॉन्ग हुआ उसको जस्टिस प्रोवाइड करवाने की डिमांड थी। और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर जो हमें शेडो डेमोक्रेसी प्रोवाइड की गई है ना, उसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत थी, उसको भी सही करने की जरूरत थी। और एक्चुअल जो स्वराज है वो प्रोवाइड या सेल्फ रूल जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए गांधी जी की यहाँ पे डिमांड थी। लेकिन उनकी जो इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया कांग्रेस की तरफ से कह सकते हैं, तो वो आपका प्राइमरी इशू तो उसके अंदर खिलाफत ही रखा जाता है। ठीक है, खिलाफत जो है वो टॉप पे था, लेकिन बाकी सारी चीजें भी उसके साथ ऐड थी। तो वन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920 लॉन्च बाय द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, जो इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा यहाँ पे गठित की गई थी और गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया। तो गांधी एमर्ज एज अ कॉमन लीडर for the both non-corporation movement, non-corporation movement 1 and non-corporation movement 2. Non-corporation movement 1 it means it's launched by the Khilafat committee और खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज बाय या फिर लॉन्च बाय द इंडियन मुस्लिम्स। और सेकंड इंडिपेंडेंटली गांधी जी के द्वारा भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया गया, जिसका मेन गोल था कि जो रॉन्ग हुआ है पंजाब के अंदर वो एड्रेस करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वराज हमें प्रोवाइड कराए और खिलाफत इशू को रिड्रेस करे। लेकिन ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जिसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1 है, उसका मेन एम था खिलाफत इशू को एड्रेस करवाना या खिलाफत इशू जो है उसके खिलाफत इशू या नॉन कॉर्पोरेशन चला के गवर्नमेंट के द्वारा कैलिफ के जो पद है उसको सुरक्षित रखना या सिक्योर रखने का ये मेन एम था। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1 रन बाय ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी which is organized or launched by Indian Muslims and main aim is Khilafat issue. Second, non-corporation movement, second, launched by independently Gandhi ji and that is from Indian National Congress and उनका जो मेन एम था वो सभी था, ये खिलाफत इशू भी था, रॉन्ग इन पंजाब, स्वराज है ना, ये सारे चीजें जो है उनका मेन एम था। लेकिन उस समय जो प्रायोरिटी रखी गई वो खिलाफत इशू को रखी गई सो दैट कि इंडियन जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इस समय नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब रन किया गया बाय बोथ पार्टीज, इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जिनके कॉमन लीडर कौन थे? गांधी जी। ठीक है, इस वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1 एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 2 कॉल्ड एज अ ट्विन मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वी कैन से, ऐसे कहेंगे। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो ट्विन मूवमेंट है। क्वेश्चन कैन बी अराइज फ्रॉम हियर इन मीन्स कि ट्विन मूवमेंट्स जो है वो कैसे है ना, बिकॉज इनकी जो कॉमन लीडरशिप है वो किनके पास है? गांधी जी के पास है। और ये समय जो है हमें जो ये खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय सेकेंड टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। कमेंट में मुझे आप ये बताओ कि फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी कब हुई है। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट के समय यानी 1920 के अंदर सेकेंड टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो फर्स्ट टाइम कब हुई और कहाँ हुई वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरह से ये ट्विन मूवमेंट है। इंडियन खिलाफत कमेटी जो लॉन्च की गई इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, और सेकेंड जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी गांधी जी की लीडरशिप में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के द्वारा यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया। खिलाफत का मतलब भी नॉन कॉर्पोरेशन ही होता है। जिनकी कॉमन लीडरशिप जो थी वो गांधी जी के पास थी। मेन जो है गांधी जी यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले कर रहे थे या मेन लीडर के रूप में प्ले कर रहे थे। दैट्स वाई यहाँ पे ये ट्विन मूवमेंट कहलाते हैं, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एम इनका क्या था वो हमने देख लिया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, एक ही पेज में नहीं आ रहा था कि कॉमन लीडरशिप है दोनों ही मूवमेंट की, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, दैट इज गांधी जी। एंड ये सेकेंड टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है।
तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या सर्कमटेंसेस जो है उन्होंने रोल प्ले किया फॉर द खिलाफत मूवमेंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एटमॉस्फेयर है वो बन चुका था आफ्टर द लखनऊ पैक्ट। (1916) के। तो लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर से ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो बहाल होने लगी थी इंडिया के अंदर। और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय से जो यंगर जनरेशन है ऑफ द एजुकेटेड मुस्लिम, उन्होंने यहाँ पे असर्टिव नेशनलिज्म को अपनाना शुरू कर दिया था। असर्टिव नेशनलिज्म, असर्टिव नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे जो रेडिकल चेंजेस चाहते हैं वो असर्टिव नेशनलिज्म के मतलब पार्ट होते हैं। जैसे कि तिलक की जो आइडियोलॉजी थी पहले, वही असर्टिव नेशनलिज्म कहलाती है। और तिलक जो फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म कहलाते हैं, यानी कि नॉन वायलेंस यूज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेजिस्ट करना, यानी पेसिव रेजिस्टेंस। बट फॉर द रेडिकल चेंजेस, नॉट अ ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस जो है वो यूज किए जाते थे फॉर दिस रेजिस्टेंस। तो ये जो है असर्टिव नेशनलिज्म का पार्ट होता है, जिसके अंदर रेडिकल चेंजेस की यहाँ पे डिमांड की जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो तिलक जो है असर्टिव नेशनलिज्म के यहाँ पे फादर कहलाते हैं। और जो तिलक थे वही असर्टिव नेशनलिज्म के मेन पायोनियर या इस आइडियोलॉजी के मेन पायोनियर भी थे। तो जो मुस्लिम्स लोगों के जो एजुकेटेड मुस्लिम की जो यंगर जनरेशन थी, वो अब पहले जो मॉडरेट्स की जो पॉलिटिक्स थी या उस तरह की जो पॉलिटिक्स थी ना, जिसके अंदर ग्रेजुअल डिमांड, जो ग्रेजुअल रिफॉर्म के लिए डिमांड रखी जाती थी, पेटिशन फाइल की जाती थी, एप्लीकेशन दी जाती थी फॉर द एड्रेसल ऑफ इंडियन ग्रीवेंसेस। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स थी उससे ये यंगर जनरेशन ऊब चुकी थी। अब दे वांट रेडिकल चेंजेस, है ना। और जो अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ जो स्कूल है उसकी जो आइडियोलॉजी थी, है ना, सर सैयद अहमद खान के अंडर जो आइडियोलॉजी थी, उससे अब ये फेड अप हो चुके हैं। सो दे स्टार्टेड टू प्रेज असर्टिव नेशनलिज्म। तो ये एक कारण रहता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में कि जो एजुकेटेड मुस्लिम क्लास है, जिसका मेनली यंगर जनरेशन जो है, वो असर्टिव नेशनलिज्म को यहाँ पे प्रेज करने लगता है। तो इस तरह से जो नेशनलिज्म की एक स्ट्रीम है वो ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अफ्रीकन वगैरह कंट्रीज में भी हमने देखा किस तरह से यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो ग्रो हो रहा है। देन यहाँ पे जो कॉमन पॉलिटिकल एक्शन था बाय हिंदूज एंड मुस्लिम, है ना, तो इसका ग्राउंड भी क्रिएट हो चुका था बाय लखनऊ पैक्ट 1916, जिसके अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है उन्होंने हैंड ज्वाइन कर लिए थे। अपने जो ओल्ड डिफरेंसेस थे उनसे ओवरकम होके नेशनलिज्म से ओतप्रोत होके वो अब नेशनलिस्ट इश्यूज को आगे रख रहे हैं ना। तो उन्होंने भी जो नेशनलिस्ट एजिटेशन था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, है ना, और रॉलेट एक्ट के कारण जो चीजें हुई उसको सभी ने सपोर्ट किया। इवन इंडियन हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही इस चीज को जो है कंडेम किया, रॉलेट एक्ट को। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है दोनों ही एक साथ हो चुके हैं पॉलिटिकल एजिटेशन के अंदर, है ना। तो बेसिकली इंडिया के अंदर जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है और जो नेशनलिज्म की भावना है वो बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और कॉमन ग्राउंड फॉर द कॉमन पॉलिटिकल एजिटेशन भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है बाय द लखनऊ पैक्ट 1916, जिसके अंदर दोनों ही सेक्शन ने, हिंदू और मुस्लिम सेक्शंस ने, अपने डिफरेंसेस से ओवरकम होके नेशनलिस्ट इश्यूज पे बात करना शुरू कर दिया। नेशनलिस्ट इशू पे एक होना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये यूनिटी हमें सिर्फ लीडर्स तक ही देखने को नहीं मिलती है, जो टॉप पे लीडर्स है उनमें देखने को नहीं मिलती है, इवन हमें जो कॉमन मास है उनके अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम कहें कि जो आर्य समाज के लीडर थे, है ना, स्वामी सरदानंद जो थे वो आर्य समाज के लीडर थे, यानी हिंदू थे। उनको ये यहाँ पे इस समय
मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तहत अगर हम कहें तो इनको जामा मस्जिद के जो मंच है जहाँ से सिर्फ जामा मस्जिद के जो मौलवी होते हैं उनको इजाज़त होती है मतलब अपनी स्पीच वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पे देखो इस तरह की हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो इंडिया के अंदर प्रिवेल हो रही है, तो जिसके अंदर स्वामी सदानंद जो टोंच आर्य समाज लीडर है, उनको यहाँ पे मौका दिया जाता है और जामा मस्जिद की पलपिट से यानी कि जो मंच होता है वहाँ से अपने जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए या नेशनलिस्ट इशू को एड्रेस करने के लिए या लोगों को यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर इनकलकेट करने के लिए मतलब प्रीच करने के लिए या फिर स्पीच देने के लिए भी यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। ठीक है। सेकंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इंसिडेंट के जो डॉक्टर किचलू थे, जो एक मुस्लिम थे, उनको यहाँ पे गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर के अंदर उनकी चाबी सौंपी जाती है ना, जो सिख श्राइन है एट अमृतसर। तो यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो लीडर तक भी नहीं है, अब वो मास तक भी डिसेमिनेट हो रही है। ठीक है। तो ये सारा जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है फॉर द खिलाफत मूवमेंट। अमृतसर के अंदर भी देखो आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर है ना, और रॉलेट एक्ट के जो गवर्नमेंट का जो सप्रेशन है उसके अगेंस्ट यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी आ चुकी है। हिंदू मुस्लिम ने अपने हाथ जो है एक साथ जोड़ लिए हैं, मतलब अपने हाथ जो है मिला लिए हैं, और वो अब इस तरह से हो रहा है कि हिंदू जो है वो हिंदू और मुस्लिम जो है एक ही जगह से पानी पी रहे हैं, है ना, अपना जो वाटर है वो शेयर कर रहे हैं, जबकि इन जनरल ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब इस चीज की इस लेवल की यूनिटी जो है वो देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, है ना। तो हिंदू जो है वो मुस्लिम के हाथों से पानी पी रहे हैं। तो इन दिस एटमॉस्फेयर द नेशनलिस्ट ट्रेंड अमंग द मुस्लिम टुक द फॉर्म ऑफ खिलाफत एजिटेशन। तो ये सारा तो कॉमन चीजें थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, है ना, जो मतलब इंसिडेंट हुए, रॉलेट एक्ट वाला इंसिडेंट हुआ, और जो एजुकेटेड मुस्लिम्स है उनके द्वारा भी अब असर्टिव नेशनलिज्म को प्रेस किया जा रहा है। यानी नेशनलिज्म की भावना अब हिंदू मुस्लिम के अंदर डिसेमिनेट हो चुकी है, और वो दोनों ही अब हाथ जोड़ के यानी एक दूसरे के हाथ पकड़ के अब नेशनलिस्ट इशू पे बात करने लगे। अपने जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको अब इन्होंने एक साइड रखना शुरू कर दिया। देन हम फिर देखें तो पॉलिटिकल इंटरनेशनल अगर चीजें देखें तो पॉलिटिक क्या चीज मतलब किन इंसिडेंट ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और ज्यादा बढ़ाने के अंदर रोल प्ले किया, तो वो था ऑटोमन एम्पायर, है ना। ऑटोमन एम्पायर का इशू कि जो जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि जो पॉलिटिकली कॉन्शियस मुस्लिम थे दे वर क्रिटिकल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ विद द ऑटोमन एम्पायर बाय द अलाइज पावर, कि वॉर जीतने से पहले तो मुस्लिम लोगों का सपोर्ट चाहिए था उन्हें, है ना। इन हिंदू और कांग्रेस तो सपोर्ट कर रही थी, इंडियन नेशनलिस्ट तो उन्हें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उनको एक मुस्लिम सेक्शन अलग से ही वर्क करता था। तो मुस्लिमों का भी जीतने के लिए, ट्रस्ट जीतने के लिए, उनका सपोर्ट जीतने के लिए उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो वॉर जीत भी जाते हैं, है ना, अगर हम फाइट करते हैं और हम जीत भी जाते हैं तो टर्की को उसके जो प्रेस्टीज है या जो उसकी रिचनेस है उससे हम डिप्राइव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज ये भी डिक्लेयर करते हैं ड्यूरिंग द वॉर कि हम जो है वो फाइट नहीं कर रहे हैं टू डिप्राइव टर्की ऑफ इस रिचनेस, है ना, और हम एशिया माइनर की जो टेरिटरी है उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए या उसको अपने छीनने के लिए हम ये वॉर नहीं लड़ रहे। ये वॉर हम किस लिए लड़ रहे हैं? टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। तो यानी कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसकी प्रेस्टीज जो है वो हम सिक्योर रखेंगे, उसको हम कुछ भी हार्म नहीं करेंगे। लेकिन वॉर के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है, जो अलाइज पावर है, विक्टोरियस पावर है, वो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन करना शुरू कर देते हैं, पार्टीशन करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो इंडियन मुस्लिम थे, जो पॉलिटिकली कॉन्शियस मुस्लिम थे, वो इस चीज के अगेंस्ट अपने वॉइस रेज करना शुरू कर देते हैं इन इंडिया, और खिलाफत मूवमेंट जो है लॉन्च करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय फॉर्मिंग द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। और यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर से हिंदू मुस्लिम्स का क्या लेना देना था? तो यही मैंने आपको समझाया कि जो टर्की का सुल्तान हुआ करता था वो एज अ कैलिफ कहलाता था। कैलिफ यानी कि जो रिलीजियस हेड होता है ऑफ द सुन्नी मुसलमान। मुसलमान में भी दो होते हैं ना, सुन्नी और सिया, सुन्नी एंड सिया। तो सुन्नी जो मुसलमान थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका जो रिलीजियस हेड हुआ करता था वो टर्की का सुल्तान हुआ करता था। ठीक है।
तो उसको टर्की के सुल्तान को जो मुस्लिम्स है वो रिगार्ड करते थे एज देयर रिलीजियस हेड, तो दे हैव सिंपैथी एंड सेंटिमेंट्स टुवर्ड हिम। और इसलिए मुस्लिम चाहते थे कि जो उसकी प्रेस्टीज है, जो उसका पद है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंडरमाइंड या अलाइज पावर के द्वारा अंडरमाइंड नहीं होना चाहिए। लेकिन टर्की को डिसमेंबरमेंट करना शुरू कर दिया जाता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और ये होता है सब ट्रीटी ऑफ सेवर्स के थ्रू। ट्रीटी ऑफ सेवर की ट्रीटी के साथ ये स्टार्ट हो जाता है। पहले होती है ट्रीटी ऑफ वर्सल्स, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हम टर्की को मतलब डिसमेंबरमेंट या उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन ट्रीटी ऑफ सेवर्स होती है जिसके अंदर फिर टर्की की जो टेरिटरी है वो ये अलाइज पावर आपस में बांटना शुरू कर देते हैं। यानी जो बेसिकली जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, ये तीनों जो सेंट्रल पावर थे जिन्होंने अलाइज पावर के अगेंस्ट लड़ा था, वो हार जाते हैं और उनकी जो टेरिटरी थी वो डिसइंटीग्रेशन करना या अपने आप में बांटना शुरू कर देते हैं, ये अलाइज पावर, ठीक है, छीनना शुरू कर देते हैं। और जर्मनी के ऊपर तो किस तरह की वॉर पेनल्टी वगैरह या किस तरह का जो हॉस्टिलिटी थी वो की गई, वो हमने देखा ही था। और इसी का कारण जर्मनी के ऊपर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ही हॉस्टिलिटी की गई थी, जो वॉर पेनल्टी वगैरह किस तरह की भारी वॉर पेनल्टी इम्पोज की गई थी, उसी का कारण फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बनता है, जिसके अंदर जो जर्मनी जो है हिटलर के लीडरशिप में यहाँ पे उभरता है, तब जाके वर्ल्ड वॉर सेकेंड जन्म लेता है। बिकॉज जर्मनी के साथ इन अलाइज पावर ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता था, उसके बाद जर्मनी के साथ बहुत ही ज्यादा मल्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे किया गया था। तो वो वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट, वहां पे हम देखेंगे किस तरह से क्या हुआ था, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये टर्की के डिसइंटीग्रेशन या ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का इशू आ जाता है, और वो इशू बनता है यहाँ पे इंडिया के अंदर खिलाफत इशू के नाम से। यानी कि जो कैलिफ है उसके प्रेस्टीज को सिक्योर करने के लिए इंडियन मुस्लिम के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो एजिटेशन शो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो इसके लिए यहाँ पे खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी। और ऑल ओवर कंट्री वाइड एजिटेशन जो है वो इस कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। तो अब हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट, है ना, खिलाफत मूवमेंट का कोर्स देखते हैं किस तरह से ये चला इंडिया में। तो पहले हम देखते हैं कि टर्की या ऑटोमन एम्पायर कह दो, टर्की का यहाँ पे हो रहा है डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। उसका सुल्तान जो है वो ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स है उनसे प्लीड करता है कि वो एक साथ आए और इन चीज़ों मतलब उसका जो पद है उसको सिक्योर करने में उसकी हेल्प करे। तो इंडिया के अंदर भी इस चीज़ से सेंटिमेंट रखते हुए जो इंडियन मुसलमान थे उन्होंने यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, इन द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान एंड अदर लीडर्स। अली ब्रदर्स तो आपको पता ही है, दो, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो टर्की के अंदर डिसइंटीग्रेशन शुरू हो रहा है, लेकिन टर्की के अंदर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुल्तान ने तो हार मान ली, ठीक है, सुल्तान जो है उसने गिव अप कर दिया, ठीक है। लेकिन वहां के जो यंग जनरेशन थी, जिस तरह से इंडिया के अंदर जो यंग एजुकेटेड मुस्लिम की जनरेशन थी, उन्होंने असर्टिव नेशनलिज्म को अपनाना शुरू किया, रेडिकल चेंजेस की डिमांड करना शुरू की। वैसे ही टर्की के अंदर जो यंग लोगों का ग्रुप था उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा, इसकी लीडरशिप में वहां पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये रन करना शुरू किया। जैसे इंडिया के अंदर सेल्फ रूल की बातें हो रही है, वैसे ही टर्की के, क्योंकि अब टर्की भी कॉलोनाइज होने वाला है, जो ऑटोमन एम्पायर उसका डिसइंटीग्रेशन करके क्या करने वाले, अलाइज पावर अपनी कॉलोनी के रूप में उसको ट्रीट करने वाले। तो उसके अगेंस्ट जो यंग जनरेशन थी टर्की के अंदर, उन्होंने मुस्तफा कमाल पाशा की लीडरशिप के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लॉन्च किया अगेंस्ट द अलाइज पावर।
ठीक है। और 1924 आते आते, ठीक है, 1919 में ये शुरू हुआ पूरा सिनेरियो, और 1924 आते आते वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर मुस्तफा कमाल पाशा की लीडरशिप के अंदर ये जीत जाते हैं, और वहां पे फिर कैलिफ का पद जो है उसको खत्म कर दिया जाता है, टोटली अबॉलिश कर दिया जाता है, और मॉडर्न टर्की का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, मॉडर्न टर्की मतलब टोटली जो मुस्लिम बेस, पहले जो मुस्लिम शरीयत लॉ वगैरह पे जो लॉ एंड कानून बनते थे, अब वो सब यहाँ पे रिनाउंस कर दिए जाते हैं, और जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव थॉट के साथ टर्की का वापस रीऑर्गेनाइजेशन या रिफॉर्मेशन यहाँ पे किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा। और जब ये चीज होती है तो 1924 में खिलाफत इशू जो है वो भी रिलेवेंस जो है लॉस्ट कर देता है, और खिलाफत मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन अब हम यहाँ पे कोर्स देखते हैं किस तरह से हुआ। तो यहाँ पे जब टर्की का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, तो इंडिया के अंदर जो इस कैलिफ के पद से या जो अपने रिलीजियस हेड से सेंटिमेंट रखने वाले मुस्लिम थे, उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एजिटेशन या शुरू कर दिया था। ठीक है, टू सिक्योर और टू मेंटेन द प्रेस्टीज ऑफ सुल्तान ऑफ टर्की और कैलिफ। तो ये कुछ मेन लीडर है, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद और हकीम अजमल खान, जिनके नेतृत्व के अंदर खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द मल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द टर्की। 1919 के अंदर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है वो गठित की जाती है। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली यानी कॉमनली नोन एज अली ब्रदर्स, और अबुल कलाम आजाद जो थे वो इसके मेन लीडर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और इस खिलाफत कमेटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रखी कि वो जो टर्की के सुल्तान है उसको वापस स्ट्रॉन्ग करे, यानी उसके जो प्रेस्टीज है, उसका जो पावर है, उसको वापस उसको रिस्टोर करे, और जो हमारी ये डिमांड है उसको पूरी करे, अदरवाइज हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इस ऑल इंडिया कमेटी ने यहाँ पे 31 अगस्त 1920 में खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत मूवमेंट जो है लॉन्च किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन इंडिया। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। और जब खिलाफत कमेटी ने ये अपनी जो कमेटी है ऑर्गेनाइज की और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखी कि वो कैलिफ के पद को वापस रीस्टोर करे और उसकी जो पोजीशन है वापस स्ट्रॉन्ग करे, तो उनका साथ जो है कांग्रेस ने भी दिया है ना। कांग्रेस ने इनसे प्रॉमिस किया कि दे विल कोऑपरेट विद देम इन देयर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इस तरह से गांधी जी और तिलक ने इस जो ये इवेंट हो रहा था इसको एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया टू ब्रिंग अबाउट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और ज्यादा बहाल करने के लिए गांधी और तिलक ने इस इश्यू को सपोर्ट करना यहाँ पे शुरू किया। ठीक है, और इतना ही नहीं, गांधी जी जो है इस खिलाफत मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर के रूप में भी एमर्ज होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ही नॉट ओनली सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट, बट उन्होंने इसके साथ साथ जो है रॉलेट एक्ट के एनलिंग यानी रॉलेट एक्ट को वापस लेने की भी डिमांड की है ना। ही ऑल्सो डिमांडेड कि जो क्रुएलिटी कमिटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पंजाब वो भी वापस एड्रेस की जाए है ना। और टर्की के साथ जो मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको भी स्टॉप किया जाए। तो गांधी जी के यहाँ पे खिलाफत इशू जो है वो मेन रहता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट के लिए, जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए भी आवाज यहाँ पे उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 31 अगस्त 1920 में खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन 31 अगस्त को ये चीज 1920 खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करने से पहले ही जो तिलक जो थे 1 अगस्त 1920 में तिलक जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन इनकी जगह जो है वो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चित्तरंजन दास है ना, जिनको देशबंधु नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने फुलफिल कर दी। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को नहीं सुना। दे रिफ्यूज टू अनल द रॉलेट एक्ट, है ना। और जो पंजाब के अंदर एट्रोसिटी हुई है, जो अत्याचार हुआ है, उसको अमेंड करने से भी मना कर दिया। और इवन जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो नेशनलिस्ट अर्ज थी उसको भी सेटिस्फाई करने से यहाँ पे मना कर दिया। तो इस चीज के अगेंस्ट जो है गांधी जी आगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का कहते हैं। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले ही जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसके अंदर ही ये जो डिमांड रखी गई थी ये फुलफिल नहीं करने के कारण गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे 1922 के अंदर। लेकिन 1922 में ही क्या हो जाता है, यहाँ पे चोरी चोरा कांड हो जाता है जिसके अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो वायलेंस कैरेक्टर गेन कर लेता है। और इस वजह से गांधी जी को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को 1922 में सस्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन कारण जो रहता है वो यही रहता है कि गवर्नमेंट के सामने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया है, देखो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट साथ साथ चल रहे हैं। हम फिलहाल यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को कवर कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाता है एक ही क्लास के लिए, इस वजह से अलग अलग थोड़ा सा हम इसको करेंगे। लेकिन इश्यू सब सेम है यहाँ पे, ठीक है। जब खिलाफत मूवमेंट रन हो रहा था साथ साथ में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी रन हो रहा था, इसीलिए इनको ट्विन मूवमेंट कहते हैं। और दोनों की लीडरशिप किनके पास है, गांधी जी है जो मेन इसके लीडर है। तो पहले बात आ रही थी यहाँ पे टर्की के लिए, टर्की को सेव करना जरूरी था, है ना। टर्की का जो डिसमेंबरमेंट है उसको रोकना, डिसइंटीग्रेशन रोकना जरूरी था, इसलिए गांधी जी जो है खिलाफत इश्यू को पहले प्रायोरिटी दे रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ जो पंजाब के अंदर एट्रोसिटी हुई थी, है ना, और जो सेल्फ गवर्नमेंट का इश्यू है उसको भी साथ साथ में ये डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट के सामने। लेकिन गवर्नमेंट ने जब मना कर दिया इस चीज को करने से, तो बाद में गांधी जी इसके खिलाफ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो वॉयलेंट टर्न ले लेता है, चोरी चोरा जो कांड होता है उसके अंदर। और खिलाफत मूवमेंट तो मैंने बताया किस तरह से रिलेवेंस लॉस्ट कर देता है जब मुस्तफा कमाल पाशा की लीडरशिप के अंदर जब टर्की एज एन मॉडर्न टर्की के रूप में एमर्ज होता है, तो खिलाफत इशू जो है वो तो यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। आगे चलता रहता है कौन सा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, है ना। बिकॉज देखो दोनों ही 1920 से स्टार्ट हुए हैं, है ना। 31 अगस्त 1920 को ये लॉन्च किए गए थे दोनों ही, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो है इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है, लेकिन उसकी लीडरशिप गांधी जी के पास है। गांधी जी जो है दोनों इश्यूज है, खिलाफत इश्यूज को भी और रॉलेट एक्ट और जो नेशनल सेल्फ गवर्नमेंट है इसके इश्यू को अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में इनकॉर्पोरेट किए हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो टर्की वाला इशू है, टर्की का जो इशू है वो 1924 आते आते जब मॉडर्न टर्की का फॉर्मेशन होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा, तो ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। जो खिलाफत इशू है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। चल रहा होता कौन सा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है 1922 के अंदर आते ये भी सस्पेंड हो जाता है। तो ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ये भी 1920 में सस्पेंड कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद क्या लॉन्च होने वाला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे वापस ट्रूस की स्थिति ले ली, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो वायलेंट हो जाता है। ये गवर्नमेंट इसको अब जाके सप्रेस करे, गवर्नमेंट के पास ये एक्सक्यूज हो कि आप जो है वायलेंस फैला रहे हो, उससे पहले ही गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। बिकॉज हमने ये सब देखा हुआ है गांधी जी के आइडियोलॉजी में कि किस तरह से गांधी जी जो है वो स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल को यूज करते थे अपने स्ट्रेटेजी के रूप में, तो ये चीज थी। तो यहाँ पे फिर जून 1920 में, है ना, लॉन्च कब किया गया, अगस्त के अंदर, अगस्त 1920 के अंदर, 31 कह दो। लेकिन उससे पहले जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, इलाहाबाद में ये मीटिंग होती है इनकी, यानी मुस्लिम लीग वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे इलाहाबाद के अंदर। और
रिजोल्यूशन पास करते हैं और उसके अंदर जो है नॉन कॉरपोरेशन, जिसके अंदर क्या क्या एजेंडा रहता है कि बॉयकॉट करना है सारी चीज़ों को, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है ना, स्कूल है, इनको बॉयकॉट करो। इवन लॉ कोर्ट्स जो है उनके अंदर लॉयर को कहा गया कि आप लॉ कोर्ट्स को है जो है वो पेटिशनर्स को कहा गया कि आप कोर्ट का जो है वो बहिष्कार करो, सो दैट कि जुडिशरी फंक्शन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया के अंदर बॉयकॉट होना स्टार्ट हो गए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। खिलाफत कमेटी ने जो है वो नॉन कॉरपोरेशन लॉन्च कर दिया 31 अगस्त 1920 को, एंड महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट टू ज्वाइन इट, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ही रिटर्न हिज केसर-ए-हिंद मेडल अवॉर्डेड हिम अर्लियर फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर मैंने कहा कि जो गांधी जी ने यहाँ पे सपोर्ट किया था है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसके लिए उनको केसर-ए-हिंद का मेडल अवार्ड किया गया था। तो इस दौरान खिलाफत मूवमेंट के दौरान उन्होंने अपना ये मेडल भी जो है वो रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिकली सिंबल था फॉर द नॉन कॉरपोरेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। बिकॉज 1920 के पहले उनकी क्या एटीट्यूड रहता था गवर्नमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिव कॉरपोरेशन का, लेकिन 1920 के बाद से उनका एटीट्यूड जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट चेंज हो जाता है और वो हो जाता है नॉन कॉरपोरेशन। देन कांग्रेस जो है अपने एक स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता के अंदर सितंबर 1920 में, वहां पे मिलते हैं और गांधी जी के जो ये नॉन कॉरपोरेशन का प्लान है उसको सपोर्ट करते हैं। और ये तब तक कहते हैं कि हम नॉन कॉरपोरेशन तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि गवर्नमेंट जो पंजाब के अंदर एट्रोसिटी हुई है या जो खिलाफत का इशू है उसको एड्रेस नहीं कर देते और स्वराज को जो है एस्टेब्लिश नहीं कर देते, तब तक हम नॉन कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के लिए ये पॉलिसी अपना के रखेंगे। तो इस तरह से नॉन कॉरपोरेशन इंडिया के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट या फिर अभी कैसे खिलाफत मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया जाता है। और अब हम देखते हैं एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। किस तरह से खिलाफत मूवमेंट का यहाँ पे एंड हो जाता है, मैंने बताया आपको कि जब टर्की का डिसइंटीग्रेशन होता है और टर्की किन के हाथों में जाने वाली थी, कॉलोनियल पावर के हाथों में जाने वाला था, एज अ कॉलोनी के रूप में वो वापस यूज किया जाने वाला था। तो वहाँ की जो यंगर जनरेशन थी है ना, उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लॉन्च किया अगेंस्ट द अलाइज पावर, ठीक है, कॉलोनियल पावर, और वो उसकी लीडरशिप की थी मुस्तफा कमाल पाशा ने, ठीक है। और मुस्तफा कमाल पाशा ने फिर अलग से यहाँ पे ट्रीटी की अलाइज पावर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये विक्ट्री जो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर इनकी जीत होती है, अलाइज पावर को हारना पड़ता है और टर्की के अंदर जो है मॉडर्न सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने फिर जैसे ही नवंबर 1922 के अंदर ये जीतते हुए दिखते हैं, तब वैसे ही सुल्तान के साथ इन्होंने कहा कि सुल्तान जो है उसका पद हम वैसे के वैसे रख सकते हैं, लेकिन उस शर्त है कि वो टर्की से बाहर रहे, ठीक है, एग्जाइल पे रहे। तो इस वजह से सुल्तान जो है वो वैसे ही हार तो मान चुका था, ठीक है। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने 1922 में सुल्तान को अपने पॉलिटिकल पावर से डिप्राइव्ड कर दिया, यानी कि जो कैलिफ का पद है उसको अबॉलिश कर दिया। और कमाल पाशा ने यहाँ पे बहुत सारे मॉडर्न मेजर्स जो है वो अपनाए, मॉडर्न टर्की को मॉडर्नाइज किया और इसको एक सेक्युलर स्टेट बनाने की उन्होंने पहल की, यानी रिलीजन को स्टेट जो पॉलिटिक्स है उससे अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो मुस्तफा कमाल पाशा की लीडरशिप में अब मॉडर्न टर्की एमर्ज हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे खिलाफत का जो इशू है वो यहाँ पे लॉस्ट, जो रिलेवेंस है उसकी वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या मॉडर्न चीजें की है ना एक टर्की को मॉडर्न सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए। तो उन्होंने जो रिलीजन है उसको स्टेट पॉलिटिक्स से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। इस्लाम को यानी इस्लाम और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन दोनों को सेपरेट कर दिया यहाँ पे। और उसने एजुकेशन को नेशनलाइज कर दिया, वुमेन्स को एक्सटेंसिव राइट्स देना, जैसे कि मुस्लिम अगर महिलाओं को देखो तो उनके जो राइट्स है बहुत कम होते हैं, उनको पर्दा वगैरह करना पड़ता है ना, तो बहुत ही वो लिमिटेशन के अंदर जीती है। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द लीगल कोड्स बेस्ड ऑन यूरोपियन मॉडल्स, ठीक है, एंड डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंट्रोड्यूस मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन
टर्की। तो इस तरह से मॉडर्न टर्की जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा वो एमर्ज हो रहा है, और इसी के साथ खिलाफत का जो इश्यूज था, खिलाफत का क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंस यहाँ पे लॉस्ट कर देता है। इस वजह से वी कैन से कि ऑल दिस स्टेप विच टुक बाय द मुस्तफा कमाल पाशा ब्रोक द बैकबोन ऑफ द खिलाफत एजिटेशन इन इंडिया एंड ऑल ओवर वी कैन से कंट्री। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो क्या इंपॉर्टेंस रही खिलाफत मूवमेंट के कारण, क्या हुआ इंडिया के अंदर? तो खिलाफत मूवमेंट जो है इसने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके अंदर अगर हम कहें तो जो अर्बन मुस्लिम्स थे वो यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे। उनके अंदर भी जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है या नेशनलिस्ट एंथुजियाज्म की जो फीलिंग है वो एक्सिलरेट होने लगी, और इस कारण से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। ठीक है, तो मेनली अर्बन मुस्लिम्स को यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो चीज ने इंस्पायर किया वो था खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के कारण वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे, नेशनल इश्यूज के लिए वो एंथुजियाज्म अपना शो करने लगे, एंड नेशनल जो डिमांड्स है उनके लिए अपने सेंटिमेंट्स यहाँ पे रखने लगे। तो बेसिकली जो अर्बन मुस्लिम पहले पर्टिकुलरली अपने मुस्लिम सेक्शंस के लिए या उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात करते थे, वो अब यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे और नेशनल इश्यूज को प्रायोरिटी पे रखने लगे। तो ये खिलाफत मूवमेंट का मेन कंट्रीब्यूशन रहता है ना, इन द नॉन कॉर्पोरेशन। कुछ हिस्टोरियन यहाँ पे जो है वो इस चीज को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जो रिलीजियस मैटर था उसको पॉलिटिक्स के अंदर मिक्स किया गया है ना। इवन गांधी जी के ऊपर भी ये क्रिटिसिज्म होती है, या गांधी जी के ऊपर भी ये चार्ज लगता है कि ही मिक्स द पॉलिटिक्स विद रिलीजन। ठीक है, तो देश है कि इस तरह की रिलीजियस कॉन्शियसनेस जो स्प्रेड हो रही है इन द पॉलिटिक्स वो और कुछ नहीं कहेगी लॉन्ग रन के लिए। अगर हम कहे तो अभी तो चलो ठीक है ना, आपने रिलीजियस इशू को पॉलिटिक्स के अंदर मिक्स करके मुस्लिम को अपने साइड या अपने सपोर्ट के अंदर या अपने साथ लेने की कोशिश की, लेकिन आगे जाके ये चीज जो है कम्युनलिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करने की वजह से कम्युनलिज्म की भावना जो है इंडिया में बढ़ेगी, और वो हम आज की तारीख में देखते भी है कि किस तरह से इलेक्शन में रिलीजन को यूज करके लोगों को यहाँ पे भड़काया जाता है, यानी कम्युनलिज्म को और ज्यादा बढ़ाया जाता है और वोट बैंक की जो सिक्योरिटी है वो की जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ही सम हिस्टोरियंस जो है वो इस अप्रोच को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। ये जो चीज है कि हाँ ये चीज कम्युनलिज्म की भावनाओं को बढ़ाएगी, ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इसमें अगर बुरा ही क्या है, अगर कुछ ऐसी चीजों को एड्रेस किया गया इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट बाय द नेशनलिस्ट लीडर जो केवल मुस्लिम्स को अफेक्ट कर रही है ना। तो इस चीज में रॉन्ग ही किया था कि जो कुछ चीजें अगर खाली मुस्लिम को अगर अफेक्ट कर रही है, कुछ डिमांड्स मुस्लिम को अफेक्ट कर रही है, उसको यहाँ पे एड्रेस करने से हम पीछे क्यों हटे, है ना। मुस्लिम भी तो इंडिया का ही पार्ट है, वो भी तो इंडियंस है। ठीक है, तो उनके ग्रीवेंसेस भी तो इंडियन ग्रीवेंसेस है, नेशनलिस्ट ग्रीवेंसेस है। और उनको हम अगर सपोर्ट करेंगे, उनके जो ग्रीवेंसेस है उनको सपोर्ट करेंगे, तो बेसिकली हम कोई पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, वो भी इंडिया का पार्ट है और वो भी इंडियन नेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो भी नेशनलिस्ट इशू ही हो जाता है। अगर जिस तरह से हिंदू लोगों के इश्यूज या ग्रीवेंसेस होते तो उसको एड्रेस किया जाता, तो क्या वो खाली इसी चीज का होता, वो भी इंडियंस है, वो भी इंडिया का पार्ट है। तो इस वजह से इसमें ये कहा गया कि ये एक हद तक तो सही है कि चलो रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे एड्रेस की जाती है जो ओनली मुस्लिम्स कम्युनिटी को अफेक्ट कर रही है, तो उसके अंदर कोई भी रॉन्ग नहीं है ना। नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर उनकी इस ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना किसी तरह का भी रॉन्ग नहीं है। ये तो जरूरी है यहाँ पे कि जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो रियलाइज करे कि नीड फॉर फ्रीडम क्या होती है, भले वो उनके पर्टिकुलर डिमांड से आ रही हो, है ना,
लेकिन उसको नीड फॉर फ्रीडम जो है वो एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। अगर मुस्लिम जो है खिलाफत इश्यू से नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, नेशनलिस्ट भावनाओं से सेंटिमेंट से अपना ताल्लुक रखना शुरू करते हैं, तो उसमें गलती किया है ना। ये तो जरूरी है कि भले ही डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको पर्टिकुलर नेशनल इश्यू से अगर नहीं कोई लेना देना है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने पर्सनल डिमांड से या पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उनके उनके लिए ही नीड फॉर फ्रीडम रियलाइज करके एटलीस्ट ये चीज रियलाइज तो करे कि फ्रीडम क्या होती है। तो इस वजह से वो नेशनलिस्ट मूवमेंट का भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे, जब वो अपने खुद की जो पर्टिकुलर डिमांड है या जो पर्टिकुलर उनका जो एक्सपीरियंस है उसके लिए वो फ्रीडम की डिमांड करेंगे, तब उनको कॉलोनियल पावर, इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो गांधी जी का और अदर नेशनलिस्ट लीडर की यही कोशिश थी कि चाहे वो अपने पर्टिकुलर या अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने के लिए या उसकी फ्रीडम के लिए ही ये चीज रियलाइज करे, ठीक है, और नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्टिसिपेशन बने। इससे क्या होगा कि और ज्यादा जो सोशल बेस है नेशनलिस्ट मूवमेंट का वो बढ़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे जो नेशनलिस्ट लीडरशिप है वो कुछ सम एक्सटेंट तक जो है वो फेल हो गई इन द रेजिंग द रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द हायर प्लान ऑफ सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो अराइज कर दी गई थी, ठीक है ना, खिलाफत इश्यू को वगैरह एड्रेस करके, लेकिन इसको आगे किस तरफ ले जाने की जरूरत थी, सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की तरफ, जहाँ पे ये जो नेशनलिस्ट लीडर है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने देखा भी है कि बाद में जाके किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सेपरेट अपने मुस्लिम स्टेट की डिमांड करते हैं और पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि पॉलिटिक्स के अंदर जब रिलीजन मिक्स किया गया तो इसने कम्युनलिज्म की भावनाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो नेशनलिस्ट लीडरशिप ने अर्ली फेज के अंदर चलो सोशल बेस बढ़ाने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये चीज अडॉप्ट की हो, लेकिन उनको बाद में ये जरूरी था, ग्रेजुअल तरीके से ये जरूरी थी कि लोगों के अंदर सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप करे, लेकिन वहां पे ये फेल हो जाते हैं और आगे जाके कम्युनलिज्म की जो ये चीज है और ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी जो डेप्थ है वो और ज्यादा बढ़ती है और हम कम्युनल रायोट्स भी देखते हैं इंडिया के अंदर, है ना। इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट दैट इज पाकिस्तान, उससे पहले भी कम्युनल रायोट्स होता है और इवन द 1917-80s के अंदर भी हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कम्युनल रायोट्स होते हैं। तो कम्युनल रायोट्स इसी वजह से होते हैं बिकॉज लोगों के अंदर सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के अंदर नेशनलिस्ट लीडर्स जो है फेल हो जाते हैं।